बाबा प्लीज, मुझे बहुत शौक है खतरनाक मुजरिमों को देखने का। प्लीज मुझे सेंट्रल जेल देखना है। वहां पर ऐसे मुजरिमों को देखना चाहती हूं जिसे फांसी की सजा हुई हो, जिसने बहुत सारे कत्ल किए हो, बड़ा खतरनाक किस्म का हो। मेरी बात सुनकर मेरे बाबा कहने लगे कि देखो, यह कोई शौक नहीं है। भला यह भी कोई शौक है कि तुम्हें कातिल देखना है, मुजरिम देखना है और सेंट्रल जेल देखनी है। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, बस आप मुझे यह बताएं कि आप मुझे कब लेकर जाएंगे। मेरे बाबा डीएसपी थे, इसलिए मेरी ऐसी ख्वाहिश का होना कोई गैर मामूली बात नहीं थी और ऐसी ख्वाहिश का पूरा करना भी कोई नामुमकिन बात नहीं थी। मैं अपने बाबा की लाडली और इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते थे और काफी हद तक पूरा कर भी देते थे। लेकिन पता नहीं यह ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं कर रहे थे। पिछले 1 हफ्ते से मैं कह रही थी और मेरे बाबा टाले जा रहे थे। मैंने कहा, बाबा मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगी, ले जाए ना मुझे सेंट्रल जेल। कहने लगे, अभी रुक जाओ, अभी कुछ दिन में एक मुजरिम को फांसी होने वाली है, बस वो हो जाए तो फिर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैंने कहा, क्या मतलब? मुझे ऐसे ही मुजरिम को तो देखना है जिसे फांसी की सजा हुई हो। वह कहने लगे, वह कोई आम मुजरिम नहीं है, बहुत बड़ा मुजरिम है, बहुत खतरनाक भी है और उसके होते हुए मैं तुम्हें ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। इस बार बाबा काफी गंभीर थे, लेकिन मेरे अंदर तो एक पुलिस वाले का खून दौड़ रहा था। जिज्ञासा से मेरा हाल बुरा होने लगा। मैंने कहा, बाबा मुझे तो उस मुजरिम को लाजमी देखना है। कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वह बहुत खतरनाक मुजरिम है। तुम्हें बता चुका हूं कि उसके होते हुए मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता। मैं जो अभी अभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी थी, मैंने अपना खाना वहीं छोड़ दिया और खड़ी हो गई। बाबा कहने लगे, अनु मैं तुम्हारी हर जिद पूरी नहीं कर सकता, चलो चुपचाप खाना खाओ। लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। उठ के अपने कमरे में आकर बैठ गई और उस मुजरिम के बारे में सोचने लगी। कितना क्रेज था मुझे ऐसे मुजरिमों को अपनी आंखों से देखने का जो खतरनाक हो, जिनको आज तक सिर्फ मैंने फिल्मों में देखा था। मुझे खलनायक किस्म के लोगों को देखने का बड़ा शौक था। संजय दत्त की फिल्म खलनायक मैंने 10 बार देखी थी। शायद मैं पहली लड़की होंगी जिसे कुछ विलन किस्म के लड़के बड़े अच्छे लगते थे। बहरहाल शायद मेरे अंदर एक डीएसपी का खून दौड़ रहा था, इसलिए मेरी सोच आम लड़कियों से जरा अलग थी। मैं जानती थी कि मेरे बाबा मुझे कभी भी भूखा नहीं देख सकते। रात तो जैसे तैसे मैंने काट ली, लेकिन जब मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया तो मेरे बाबा मेरे सामने बेबस हो गए। कहने लगे, पहले नाश्ता करो फिर तुम्हें ले जाता हूं, और देखो तुम वहां जाकर कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी। मैंने कहा, ठीक है नहीं करूंगी। मैंने नाश्ता किया और अपने बाबा के साथ सेंट्रल जेल चली गई। मैं आपको बयान नहीं कर सकती मैं किस कदर खुश थी कि मेरी यह ख्वाहिश भी पूरी हो गई। बाबा पहले तो जेल में अपने ऑफिस में गए, वहां के कुछ मामलात देखने लगे। मैंने कहा, बाबा प्लीज चले ना, मुझे देखना है। कहने लगे, रुक जाओ, आज मुझे वैसे भी बहुत काम है। अच्छा रुको। फिर एक लेडीज कांस्टेबल को बुलाया। कहने लगे, इसे लेडीज जेल का सर्वे करवा दो। मैंने कहा, मैंने नहीं देखनी लेडीज जेल, मुझे मर्दों की जेल देखनी है, खतरनाक मुजरिम देखना है। बाबा ने मुझे गुस्से से देखा। कहने लगे, बहुत जिद्दी हो गई हो। फिर एक कांस्टेबल को बुलाया। उससे कहने लगे कि इसे जेल दिखा दो और बात सुनो, बिल्लू की जेल से इसे दूर रखना, सुनील बिल्लू की जेल से इसे दूर रखना। वह कांस्टेबल अपना सर हिलाने लगा। फिर मेरे बाबा ने कहा, जाओ इसके साथ और देखो कोई शरारत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं बाबा कुछ भी नहीं करूंगी। असल में मैं कुछ एडवेंचरस किस्म की लड़की थी। मुझे एडवेंचर करना पसंद था, रिस्क लेना पसंद था, जिंदगी को एक दूसरे अंदाज से देखती थी। आम लड़कियों की तरह चूड़ियां, ज्वेलरी, नए कपड़े ऐसे शौक मेरे नहीं थे। मैं जैसे ही जेल के अंदर दाखिल हुई तो बहुत लंबी गैलरी थी, चारों तरफ जेलें बनी हुई थी। मेरे अंदर फिर से उस मुजरिम को देखने की जिज्ञासा होने लगी
जिसको मेरे बाबा ने देखने से मना किया था, वह कांस्टेबल मेरे आगे आगे चल रहा था। जैसे ही जेल में बैठे मुजरिमों ने मुझे देखा तो सब के सब जेल की सलाखों के पास आ गए, क्योंकि यह मर्दों की जेल थी और वहां एक लड़की का होना सबके लिए शायद हैरान कर देने जैसी बात थी। मुझे दाढ़ी, बढ़े हुए बिखरे हुए बाल, अजीब सा हुलिया, उनकी यह शक्ल देखकर मेरे अंदर कुछ खौफ की लहर जाग रही थी, लेकिन अच्छा भी लग रहा था पहली बार यह सब देखना। सब के सब मुजरिम अपनी सलाखों के पास यूं खड़े थे जैसे मैं कोई अजूबा हूं जिसे वह देख रहे हैं। कोई हंस रहा था, कोई इशारेबाजियां कर रहा था। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। पहले तो मुझे सिर्फ जेल को देखने का और मुजरिम को देखने का शौक था, लेकिन जब से मेरे बाबा ने सुनील बिल्लू का मुझे बताया था तो अब मुझे उसे देखने का शौक था। बहरहाल कांस्टेबल बड़ी तेजी से चल रहा था। फिर जैसे ही रास्ता खत्म होने लगा, रास्ते की आखिरी सेल बाकी थी। कांस्टेबल कहने लगा कि चले अनु साहिबा, यहीं से वापस चले। मैंने कहा, वो आखिरी जेल किसकी है? कहने लगा, वह बहुत खतरनाक मुजरिम है, बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा है और 2 हफ्तों बाद उसकी फांसी है। यह सुनकर मैं समझ गई कि यह वही मुजरिम है जिसके बारे में बाबा ने बताया था। मैंने कहा, मुझे उसे भी देखना है। कहने लगा, वह बहुत खतरनाक है। मैंने कहा, तो क्या मेरे देखने से वह भाग जाएगा? कांस्टेबल कहने लगा, अनु साहिबा, आप नहीं जानती उसे। वह 2 बार जेल तोड़ के भाग चुका है। उसके लिए जेल तोड़ के भागना मुश्किल काम नहीं है, बहुत ताकतवर है। मैंने कहा कि फिर तो मुझे जरूर देखना है। कहने लगा, मुझे साहब जी ने मना किया है। मैंने अपने पर्स में से 2000 रुपए निकाले। मैंने कहा, यह पकड़ो और बाबा से कुछ मत कहना। उसने दाएं बाएं देखा, फिर 2000 मुझसे ले लिए और अपनी पेंट की जेब में रख लिए। फिर वह मुझे उस मुजरिम की जेल के पास ले गया। उस जेल में सिर्फ वही था, एक कोठड़ी नुमा जेल थी। उसके हाथों में भी जंजीरें थीं, पांव में जंजीरें थीं और बिना कमीज के वह बैठा हुआ था। उसकी कमर पर सुर्ख डंडों के निशान थे। अपने घुटने जोड़े, उस पर अपने बाजू फैलाए, अपना चेहरा छुपाए। उसकी कमर पर डंडों के निशान देखकर मुझे कुछ हुआ था। पहली बार मैंने किसी मुजरिम के अपनी आंखों से ऐसे निशान देखे थे। बहरहाल मैं उसकी जेल के पास जाकर खड़ी हो गई। शायद मेरे जूतों की चाप से उस आदमी को यह एहसास हुआ कि मैं उसकी जेल के पास खड़ी हूं, या शायद हाथ में पहनी हुई चंद चूड़ियां खनकी थीं। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से हटाकर एक नजर मुझे देखा। सांवली रंगत का 30 साला नौजवान था। बाल लंबे थे, कंधों तक बढ़े हुए थे, आंखें सुर्ख थीं। उसकी आंखें देखकर मेरा दिल खौफ से धड़का था। मैं चंद कदम पीछे हट गई। कहने लगा, कौन हो तुम? मैं उस वक्त 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी, इकलौती थी, लाडली थी, लेकिन उतनी ही शायद बेवकूफ भी थी। हर एक से मुझे अपने बाप के हवाले से अपना परिचय करवाना बहुत पसंद था और मैं बहुत गर्व महसूस करती थी। मैंने कहा, मैं डीएसपी की बेटी हूं, समझे? मेरी बात सुनकर उसने सर से पैर तक मुझे देखा, फिर हंसने लगा। मुझे उसका यूं हंसना अजीब सा लग रहा था। भला क्या मेरे मुंह पर कोई झोंक लिखा हुआ था? क्यों हंस रहा था वो? कहने लगा, अरे डीएसपी, अभिराम का दिमाग चल गया है, साला चरबा गया है, अपनी छोरी को जेल में ले आया। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। उसका लहजा कुछ अलग सा था, कुछ सिंधी टाइप का। मैंने कहा, तमीज से बात करो मेरे बाप के बारे में। मेरे रूखे लहजे को सुनकर वह खड़ा हो गया। उसके पैरों में जंजीरों के कड़े थे, लेकिन जंजीर काफी बड़ी थी। जिस हद तक वो जेल के करीब आ सकता था उस हद तक आ चुका था। इतना कि मेरे और उसके बीच फासला काफी कम था, क्योंकि मैं सलाखों के बिल्कुल करीब खड़ी थी। वह कांस्टेबल मुझे वहां छोड़कर एक काम से गया था। कह रहा था, दूर से देखना, मैं अभी आता हूं। लेकिन मुझे कहां चैन था। मैं उसकी जेल के बिल्कुल करीब आकर खड़ी थी। कहने लगा, अरे हम तो तेरे बाप को रोज गाली देता है, क्या कर लेगा तू? तुम्हारा बाप एकदम डरपोक है, साला बुजदिल। ये देखो, अपने हाथ में पहनी जंजीरें दिखाने लगा। कहने लगा, हमको जंजीरों में डाल रखा है, जानता है वे हमारे सामने कमजोर है, साला बुजदिल, और तुम एक बुजदिल बाप की छोरी है।
मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे बाबा बहुत बहादुर हैं। कहने लगा, अरे रहने दो, बहादुर होता तो मर्द का बच्चा बनता, हमें खुला छोड़ता, फिर हम बताता कि बहादुर किसे कहते हैं। हमेशा शेर को ही कैद में रखा जाता है, जंजीरों से बांधा जाता है। जरा अपने बुजदिल बाप से कहो हमको खोले, फिर हम उसे बताएगा कि ताकतवर कौन होता है। मैं गुस्से में आ गई, उसकी सलाखों के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम जैसे कई खतरनाक और बहादुर मुजरिमों को मेरे बाप ने सूली पर लटकाया है। तुम चीज क्या हो? मेरी बात सुनकर अगले ही लम्हे बड़ी फुर्ती से वह जेल की सलाखों तक आया था। इससे पहले कि मैं पीछे हटती, उसने जोर से मेरी कलाई पकड़कर मुझे बड़ी जोर से अंदर की तरफ खींचा। मेरा पूरा बाजू अंदर जा चुका था और मेरा सर सलाख पर लगा। मैं कराह के रह गई। इससे पहले कि वह कुछ और करता, मैं चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां के जेलर और कांस्टेबल सब के सब मेरे पास आ गए। उसने बहुत जोर से मेरी कलाई पकड़ी थी। कहने लगा, शेर की ताकत क्या होता है हम तुम्हें बताएगा। हमारे लिए जेल से भागना, ये जंजीरें तोड़ना मुश्किल नहीं है। बात करता है ताकत की। ताकत है ना तो हमसे अपना हाथ छुड़ा के दिखा। उसने मेरी कलाई ये जोर से पकड़ी कि मुझे लग रहा था मेरे बाजू की हड्डी टूट जाएगी। कांस्टेबल उससे मेरे हाथ की कलाई छुड़वाने लगे, लेकिन नहीं छुड़वा पा रहे थे। उसके हाथ पर पिस्टल के बट मारने लगे ताकि उसके हाथ की ग्रिफ ढीली पड़ सके और मुझसे उसका हाथ छुड़वा सके। लेकिन उसने दूसरे हाथ से कांस्टेबल की पिस्टल पकड़ ली। पता नहीं कितना जानदार इंसान था, जंजीरों में बंधा हुआ था, लेकिन ना मेरा हाथ छोड़ा और पिस्टल भी पकड़ चुका था। उसने पिस्टल मेरे सर की कनपटी पर रख दी। कहने लगा, अगर तुम लोगों ने हमको मारने की कोशिश की तो इस लड़की का भेजा उड़ा के रख दूंगा। बुलाओ डीएसपी अभिराम को। कांस्टेबल और जेलर परेशान हो गए। वह फटाफट से दौड़े गए। सबकी दौड़े लग गई थी। कुछ ही देर में मेरे बाबा और बहुत से इंस्पेक्टर तेज कदमों से चलते हुए मुझ तक पहुंच गए थे। लेकिन मेरा बाजू उसकी गिरफ्त में देखकर और मेरी कनपटी पर पिस्टल देखकर सबकी रंगत उड़ी थी। मेरे बाबा कहने लगे, बिल्लू इसे छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें अभी गोलियों से भून के रख दूंगा। वह कहने लगा, अगर मर्द का बच्चा है तो चला गोली, लेकिन लाश इसकी भी गिरेगी। यह सुनकर मेरा बाप बहुत परेशान हुआ और मेरी तो जैसे जान निकल गई थी। मेरा सारा शौक हवा हो गया था। वो कहने लगा, अगर तुमको अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है तो दरवाजा खोलो, वरना सुनील बिल्लू गोली मारने से पहले सोचता नहीं है। मैं पूरी की पूरी कांप रही थी। मेरा बाप मुझ पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था। उस वक्त तो सबको मेरी जान के लाले पड़े हुए थे। मेरे बाबा ने कहा कि जेलर इसकी सेल को खोलो, लेकिन दूसरे इंस्पेक्टर ने मेरे बाबा से कहा, अभिराम यह तुम ठीक नहीं कर रहे। यह एक बार दोबारा भाग गया तो हमारे हाथ नहीं आएगा। वह कहने लगे, इस वक्त मेरी बेटी की जिंदगी मुझे ज्यादा जरूरी है। वह कहने लगा, और ऊपर क्या जवाब दोगे? मेरे बाबा कहने लगे, मैं देख लूंगा। जैसे ही जेल का दरवाजा खुला, वह आदमी कहने लगा, अपने चमचों को बोलो हमारी हथकड़ी खोले। तुमसे कहा था ना, तुम्हें भाग के दिखाऊंगा और इस बार सबके सामने भाग के दिखाऊंगा। तुमने क्या समझा था? बिल्लू, कोई अपनी जुबान का कच्चा होता है। जल्दी से हमारी जंजीरें खोलो, वरना हम तुम्हारी बेटी का भेजा खोल देगा। जल्दी से उस नौजवान की जंजीरों को खोला गया। वह अपने हाथ से मेरा बाजू हर सलाख से पकड़ने लगा ताकि बाहर निकल सके। अभी तक बंदूक मेरे सर पर ही थी और इसी तरह से वह जेल से बाहर निकला था। भागने में वो शायद माहिर था, इसीलिए सारे गुण जानता था। जेल बाहर भी आ गया था और अभी तक मैं उसकी गिरफ्त में ही थी। जैसे ही बाहर आया, मुझे छोड़ने के बजाय उसने अपने बाजू को मेरे गले का फंदा बनाया। पिस्टल अभी भी मेरे सर पर ही थी। कहने लगा, डीडीएसपी साहब अपने चूहों से बोलो सामने से हट जाए। कहा था ना बिल्लू, शेर है शेर। शेर को तुम ज्यादा दिन तक कैद नहीं कर सकते। फांसी तो बहुत दूर की बात है। और याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था, इस बार हमारा केस तुम्हारे हाथ में आया है, तुम हमको छोड़ेगा नहीं। मेरे बाबा के माथे से पसीने बह रहे थे। कहने लगे, मेरी बेटी को छोड़ दो। वह कहने लगा, जेल से बाहर निकलते ही छोड़ दूंगा।
यह कहकर वह मुझे अपने साथ लिए रास्ता तय करने लगा। सब मुजरिम मुझे देख रहे थे। सबके चेहरों की रंगत उड़ी हुई थी। ऐसे सीन शायद मैंने सिर्फ फिल्मों में देखे थे, जो मेरे साथ हो रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं उस इंसान के हाथों मारी जाऊंगी। उसने बाजू मेरी गर्दन पर दबोच रखा था। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। बार बार रोते हुए बाबा से कह रही थी, बाबा मुझे बचा ले। जैसे वह जेल से बाहर निकला, पुलिस वालों से कहने लगा, अपनी गाड़ी की चाबी दो। उसने अपनी मोबाइल गाड़ी की चाबी उस मुजरिम को पकड़ा दी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझे छोड़ने के बजाय वह मुझे अपनी गाड़ी में बिठाएगा और गाड़ी स्टार्ट करके मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। साथ साथ वो यह भी कहने लगा कि अगर मेरा पीछा किया तो इसको मार डालूंगा। मैं तो यूं थी कि बेमौत ही मारी गई हूं। एक हाथ से मेरी कलाई पकड़े वह तेजी से गाड़ी चला रहा था और मैं उसके हाथ पर मुक्के बरसा रही थी। मैंने कहा, मुझे छोड़ो। कहां ले जा रहे हो मुझे? कहने लगा, बहुत बहादुर बनता है ना तुम, तो दिखाओ अपनी बहादुरी। छुड़ाओ हमारे हाथ से अपना हाथ। मां का दूध पिया तो छुड़वा के दिखाओ। यह कहकर उसने मेरी तरफ देखा, फिर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। कहने लगा, तुमने तो हमारा काम बहुत आसान कर दिया। हम सोच रहा था कैसे भागेगा। क्या करेगा? तुमने बहुत अच्छा किया जो हमको यह बता दिया कि तुम डीएसपी अभिराम की बेटी है। हमारे लिए तो खजाने की चाबी है। अब तुम हमारी कैद में रहेगा। सुनील बिल्लू की कैद में। उसकी बात ने मेरे अंदर से जान निकाली थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो। देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वह कहने लगा, यहां पर सजा ही बेकसूर की होती है। बिगाड़ने वाले तो दंदनाते फिरते हैं, इसलिए तुमको नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं वह मुझे कहां लेकर जा रहा था। मैं बेहद परेशान थी। अब तो सुनसान सड़कें शुरू हो चुकी थीं। जब उसने एक जगह गाड़ी रोकी और मुझसे कहने लगा कि यहां से दरवाजा खोलो अपनी तरफ का। मैं अपनी तरफ का दरवाजा खोल के बाहर निकली। वह भी उसी दरवाजे से बाहर निकला, क्योंकि अभी तक मेरा हाथ उसके हाथ में था। उसने गाड़ी वहीं पर छोड़ी। झाड़ियों में जंगल के इलाके में मुझे लेकर भागने लगा। मैंने कहा, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, तुमने शोर मचाया तो तुम्हारा खैर नहीं है। चुपचाप हमारे साथ चलो। मैं उसकी रफ्तार से भाग नहीं सकती थी और ना भाग पा रही थी। काफी दूर भागने के बाद मैंने कहा, मैं और नहीं भाग सकती, मैं गिर जाऊंगी। मैं बेबस सी हो गई थी। मेरा सांस पूरी तरह से उखड़ने लगा था। जिंदगी में शायद इतना कभी नहीं भागी थी जितना पिछले 1 घंटे से लगातार भाग रही थी। मेरी टांगें बिल्कुल निढाल हो चुकी थीं। मेरे आंसू बहे जा रहे थे। पता नहीं मैं किस नीच इंसान के हाथ लग गई थी। मेरे शौक ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। फिर मुझे बार बार अपने बाबा का ख्याल आने लगा। वह तो मेरी इस हिमाकत पर परेशान होकर रह गए होंगे। पता नहीं मुझे कहां कहां ढूंढ रहे होंगे। कितने परेशान होंगे। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा कि मुझे ऐसी ख्वाहिश करनी ही नहीं चाहिए थी। यह कोई फिल्म थोड़ी थी, यह हकीकी जिंदगी थी और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। कुछ दूर जाकर एक नहर शुरू हो गई। वह मुझे उसके पास ले गया। वहां जाकर उसने मेरा हाथ छोड़ा। कहने लगा, तुमको पानी पीना है तो पी लो। अब यह हमारा इलाका शुरू हो गया है। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कहा, तुम मुझे कहां लेकर आए हो? कहने लगा, राजस्थान शुरू हो गया है। अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ है। हमें तुम्हें और भी आगे लेकर जाना है, इसीलिए कह रहा है पानी पी लो। वह खुद भी उस नहर पर अपने हाथ मुंह धोने लगा। फिर मुझसे कहने लगा, भागने की कोशिश मत करना, हम तुमसे ज्यादा तेज भाग सकता है। बहरहाल मैं यही भी जानती थी कि वह कितना ताकतवर है। वह तो जरा सा भी मेरा गला दबाता तो मेरा काम तमाम हो सकता था। काफी जानदार और ताकतवर इंसान था। मैंने पानी पिया क्योंकि मेरा हलक उस वक्त कांटा बन चुका था। पानी पीने के बाद वह मुझे अपने साथ आगे ले जाने लगा। कुछ दूर आगे जाकर आबादी शुरू हो चुकी थी। जैसे ही वह आबादी में दाखिल हुआ, सब लोग उसे जानते थे। उसे देखकर सब खुशी का इजहार करने लगे। कहने लगे, सुनील बिल्लू, हमको पता था तुम लौट आएगा। वह कहने लगा, यह है ना हमारे पास आजादी की चाबी। तुमको पता है ये कौन है? ये डीएसपी अभिराम की छोरी है।
यह सुनकर सब लोग मुझे गौर से देखने लगे। वह नौजवान कहने लगा, इतने गौर से मत देखो इसको, चलो अपनी नजरें पीछे करो। हम इसको इसलिए नहीं लाया कि तुम इसको टुकर टुकर देखो, हम सिर्फ अपने लोगों को आजाद करवाना चाहता है, इसलिए हम इसको साथ लाया। फिर कहने लगा कि खाने का इंतजाम करो, बहुत भूख लग रही है। फिर एक नौजवान के साथ उसके घर में मुझे ले गया, जहां कई औरतें भी थीं। मुझे देखकर लोग काफी हैरान हो रहे थे। वह औरतें सावली रंगत की मालिक थीं, कढ़ाई वाले चोले पहन रखे थे, हाथों में 4-4 दर्जन चूड़ियां, दोनों कलाइयां चूड़ियों से भरी हुई थीं, नाक में मोटी सी नथनी और आंखों में काला काजल। उनमें से एक औरत कहने लगी, बिल्लू ये कौन छोरी है? वह कहने लगा, मासी पहले रोटी दो, भूख लग रही है, हमारे पेट में कुछ जाएगा तो हम बताएगा ना कि ये कौन है। वह कहने लगी, अच्छा अच्छा, जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगाकर खाना बनाने लगी। एक नौजवान लड़की यकटुक मुझे देखे जा रही थी, मेरे बहते आंसू देख रही थी। सुनील बिल्लू ने कहा, मीनू इस छोरी को अपने कमरे में ले जाओ। वह मेरे पास आई, मेरी कलाई पकड़कर मुझे एक कमरे में ले गई। कहने लगी, तुम्हें मुंह हाथ धोना है तो धो सकती हो। उसने वॉशरूम की तरफ इशारा किया। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। कमरे का दरवाजा भी उसने बंद कर दिया। मैं पूरे कमरे का जायजा लेने लगी, जहां एक ही खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं था। मैं वहां रखी चारपाई पर बैठ गई। भाग भागकर बहुत थक चुकी थी। बार बार मुझे अपने बाप का ख्याल आ रहा था, जो बार बार मुझे कह रहा था कि वह बहुत खतरनाक मुजरिम है, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। लेकिन मेरे शौक ने मुझे बहुत बुरी तरह से फंसा के रख दिया था। अब पता नहीं यह आदमी मेरे साथ क्या करेगा। शायद अपने बंदों को आजाद करवाएगा जो जेल में है। मैं यही सोच रही थी कि मेरी आंखें नींद और थकन से बंद होने लगी। मैं वहीं चारपाई पर लेट गई। पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आई। उस लड़की के झंझोड़ने पर मेरी आंख खुली। कहने लगी, तुम पहले खाना खा लो, फिर आराम कर लेना, बाकी का सफर तुम्हारा सुबह शुरू होगा। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना और मुझे उस कमीने इंसान के साथ कहीं नहीं जाना जो मुझे जबरदस्ती अपने साथ लेकर आया है। अपनी जान बचाने के लिए खुद को शेर बोलता है, बहादुर बोलता है और एक लड़की की कनपट्टी पर पिस्तौल रख के अपने मकसद पूरे कर रहा है। बुज़दिल कहीं का। मेरा लहजा बुलंद हुआ था। कमरे का दरवाजा खट से खुला। बड़े गुस्से से सुनील बिल्लू अंदर दाखिल हुआ। वह लड़की कहने लगी, बिल्लू तुम बाहर जाओ, हम इसको समझा देगा। वह कहने लगा, नहीं ये पुलिस वाले की छोरी है, इसको तुम्हारी जुबान समझ में नहीं आएगी। इसने हमको बुज़दिल बोला। हम इसको बताता है कि हम कितना बुज़दिल है। तुम बाहर जाओ, इसका दिमाग हम 2 मिनट में सही करेगा। यह सुनकर मेरी जान निकली थी। जिस कलाई को उसने कई घंटों से पकड़ रखा था, मेरा हाथ सुर्ख और नीला हो चुका था। उसकी मजबूत गिरफ्त का अंदाजा मुझे हो चुका था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे हाथ की रगों का खून जम गया हो, उसकी गर्दिश रुक गई हो। वह लड़की कहने लगी, बिल्लू तुम बाहर जाओ। लेकिन बजाय बाहर जाने के वह मेरी चारपाई के करीब आया। मैं जरा सा पीछे को हुई अपना चेहरा मेरे चेहरे के बराबर लाकर उंगली उठाकर कहने लगा, देखो हमको गुस्सा बहुत आता है और हम गुस्से में पागल हो जाता है। औरत की बहुत इज्जत करता है, लेकिन गुस्से में हमारा दिमाग काम नहीं करता। अगर तुम चाहता है कि तुम इज्जत से वापस अपने घर चला जाए तो अपना मुंह बंद रखो, वरना माँ की कसम तुम्हारा लाश का भी किसी को पता नहीं चलेगा, ना तुम्हारे उस डीएसपी बाप को, ना किसी और को। बड़े गजबनाक लहजे से यह कहता हुआ वह कमरे से बाहर जा चुका था और मुझे लगता था कि बस अब मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरी भूख खत्म हो चुकी थी। वह लड़की मुझे कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूं, खाना खा लो। अगर मैं इनकार करती तो वह जल्लाद फिर से कमरे में ना आ जाता। इसलिए मैं चुपचाप चारपाई पर बैठी रोती रही। वह लड़की खाना देकर जा चुकी थी। बमुश्किल ही मैंने सिर्फ 4 निवाले लिए थे, वह भी हलक से नीचे नहीं उतर रहे थे। पानी पीकर मैंने निवाले अपने हलक से नीचे उतारे। काफी मोटी मोटी सी रोटी थी और मुझे छोटे छोटे फुलके खाने की आदत थी। पता नहीं कौन सी सब्जी थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, खाई भी नहीं जा रही थी। आज तक मैंने इस किस्म की चीजें नहीं खाई थी। अंधेरा छा चुका था। जब मुझे ढोल बजने की आवाजें आने लगी
बाजे बज रहे थे जैसे किसी की बारात हो। बाहर मर्दों का काफी शोर था। पता नहीं क्या हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जश्न किस खुशी में मनाया जा रहा है। मैं चारपाई से नीचे उतरकर खिड़की के पास आई जो आंगन में निकलती थी, तो सब औरतें बाहर के दरवाजे से झांक रही थीं। जिस जुबान में वह बात कर रही थी वह मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन कुछ दिन बाद जो कुछ हुआ मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मैं नहीं जानती थी कि वह इंसान मेरे साथ। दोस्तों, इस कहानी का सेकंड पार्ट आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिलेगा। क्लिक करें और देखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर कहानी बिना ढूंढे ही मिलती रहे।